Good morning, everyone. Am I audible to everyone? Okay, please mark your attendance in the chat box and let us discuss where were we yesterday. So we were discussing about the categorically defined under functional and non-functional requirements, basically. So we will move to the chart straightforward. Like this is the chart, and हमने कल देखा था फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन कौन से नॉन फंक्शनल तो कैटेगरी है वो काफी बड़ी है और मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली बहुत इम्पैक्ट डालती है प्रोडक्ट के ऊपर, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे नॉन फंक्शनल के अंदर जो है आपका प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट आ जाती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट आ जाती है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, और फिर ये मेजर कैटेगरी इनके बारे में हम सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। लाइक यूजेबिलिटी कैसी है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको यूज करने वाला बंदा, उसका यूआई, मैंने आपको भी बताया था इसको। This is basically dealing with the UI part, how your user interface is there. We have efficiency requirement, reliability, how much reliable your product is, like जो आपका failure chances होते हैं वो कितने परसेंट हैं वो हमें काउंट करने होते हैं. It should be uh, the percentage should be equal to zero. If it is highly reliable, then you must understand it should have 0% failure. Okay, then a part of that, like we do have portability requirements. Portability, basically, we are referring to the platform. Like we do have multiple platforms in the market. We are using Windows, we are using Linux, you know. So the product you are making, whether it can be portable to other platform also or not. This is basically we look after the requirement part, because in the same company there might be multiple vendors of a company. अगर आप एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और तो उस प्रोडक्शन हाउस के अंदर हो सकता है कि आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हों या वेंडर्स हों, और जरूरी नहीं कि वो वेंडर वही ऑपरेटिंग सिस्टम या वही प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जो कि आप यूज कर रहे हैं. तो हमें जब भी किसी प्रोडक्ट को बिल्डअप करना होता है तो हम उस कंपनी के वेंडर साइड को भी ध्यान में रखते हैं, तो वेंडर्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. तो पोर्टेबिलिटी फैक्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट. Interoperability, same like we are dealing with on different platforms, and we will be able to fetch the data from different systems. So this is basically interoperability. Operability requirements comes from this category. Then next is basically ethical requirements, like what practices you are following. Here the term is basically practice. So we don't want to get involved in the malpractices, like some, like when we're talking about finance company, you know. तो फाइनेंस के अंदर बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस भी आता है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशन लेजिस्लेचर कर रखे हैं कि किस तरीके से फाइनेंस या बैंकिंग इंडस्ट्री को ऑपरेट करना चाहिए. तो हम क्या उसको फॉलो करते हुए, एथिकली उनको फॉलो करते हुए क्या हम बिल्डअप कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को. ऐसा तो नहीं किसी रूल को, एक फीचर को, किसी कंपोनेंट को हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बाईपास कर रहा है. तो वी शुड नॉट फॉलो दिस प्रैक्टिस, एंड this comes not be done at any cost ultimately. तो लीगल इश्यूज के अंदर इस चीज को भी काउंट किया है ना. डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स आर देयर, लाइक जब भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी एक अपनी रेपुटेशन होती है, उस डिलीवरी टाइम क्या है, या क्लाइंट एसएलए मैंने आपको बताया था, इट्स सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, है ना. सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है. तो ऐसे जब साइन, तो एसएलए के अंदर ये सब रिक्वायरमेंट्स पहले से पुट अप की आती हैं कि जो आपकी डिलीवरी होगी प्रोडक्ट की वो कितने पार्ट्स में होगी, कितने सेगमेंट्स में होगी, क्या उसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, है ना. डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स भी आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का हिस्सा होती है. इम्प्लीमेंटेशन आपको करनी है, लाइक इम्प्लीमेंटेशन इज ओनली डन एट द क्लाइंट साइड. लाइक प्रोडक्ट जो बनता है वो कंपनी साइड में बनता है, जो कंपनी प्रोडक्ट को डिजाइन कर रही है, डेवलप कर रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द प्रोडक्ट इज फाइनली टू बी मूव्ड ऑन द क्लाइंट साइड. सपोज करो अभी आप अपने सर्वर पर सारी टेस्टिंग कर रहे हो, उसका चेकिंग करो, उसका डेवलपमेंट करो, बट एट द एंड ऑफ द डे जो कंपनी, बहुत सी कंपनी चाहती है कि जो बैंक है, बैंक कभी भी चाहते हैं कि उनका डेटा थर्ड पार्टी पे रहे, कि किसी सर्वर पर है जो उनका अपना नहीं है या उनके कंट्रोल में नहीं है. तो बैंक हमेशा अपना सर्वर खुद ही स्टैब्लिश करते हैं, कहते हैं कि ठीक है साहब, हमारा पूरा डेटा हमारे सर्वर पे ही स्टैब्लिश रहेगा, इसलिए जो भी हमने आपसे सॉफ्टवेयर बनवाया है, कुछ सर्विस लिया है, वो आप आके हमारे सर्विस, दैट इज कॉल्ड बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट, है ना.
standard requirements are there. These requirements are basically dealing with the data which is required as a part of, है ना. same with the other like legislative, जो मैंने आपको भी बताया कि लीगल टर्म्स क्या हैं, उन लीगल टर्म्स को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, और ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती हैं. अब देखेंगे एक ही जैसे गूगल है, गूगल इज ऑपरेटिंग इन इंडिया, तो उसकी पॉलिसी अलग है. ऑस्ट्रेलिया उसकी पॉलिसी वहाँ अलग है. गूगल इज ऑपरेटिंग इन चाइना, हालांकि चाइना में नहीं की है, तो उसकी पॉलिसी वहाँ पे अलग होती है. कई जगह में कंट्री की बाइंडिंग्स के मुताबिक काम करना पड़ता है ना. तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है. जैसे मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ. लाइक यू माइट हर्ड अबाउट द बीबीएम स्टैंड्स ब्लैकबेरी मैसेंजर, है ना. तो ब्लैकबेरी वंस अ टाइम वाज द नंबर वन in the mobile segment. Then they have developed the like messenger. उनका BBM messenger was one of the most secured messenger in the world. Still it is more secured, but the problem is कि maximum countries जो है इसको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी खतरा मानती है. ठीक है, अगर हम इतना ज्यादा सिक्योर है तो बहुत से लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आप इसकी हमारे पास सारी कीज, यानी कि जो आपके पासवर्ड होते हैं ब्लैकबेरी मैसेंजर के, तो कंपनी से कहती है कि आप हमें सबमिट कीजिए. तो कंपनी को मजबूरन जो है कंट्रीज की पॉलिसी के आगे झुकना पड़ा और अपने सिक्योरिटी के साथ जो उसकी इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. Somehow they have given the keys to the government, so now no, everybody knows it. If you're using BBM, your chats, your messages, that is going to be read by the government. That is why nobody use BBM. BBM is absolutely knowledge नहीं करता. ठीक है. Then we have privacy requirement. Like आपके privacy requirements हैं, जैसे WhatsApp एक claim करता है कि हमारा वो end to end encryption है, तो ये उनके प्रोडक्ट की एक privacy requirement है. तो चाहते हैं कि हम सेफ रहें और किसी भी बंदे को हमारा जो डेटा है वो लीक. Safety requirements are there. So these basically these both are basically belongs to the legislative part, क्योंकि यहाँ पे legal issues आ जाते हैं. इनको efficiency आपका आपकी efficiency दो issues ट्रैक की जा सकती है. Like what would be the performance part, what would be the space requirement part. का आपका प्रोग्राम जावा में कोड लिख रहे हैं, कहेंगे. It all depend upon the two criteria. Like first is performance, second one is your space program is executing. Like service or software कितना better, कितना कम time में काम करे. Space is basically how minimum requirement a program is expecting for acquiring that space part. So that is somehow different. Yeah. So we always try to write a code which must take space, whether it is on the secondary memory or it is on the primary memory. And second thing is we always want to run our program in the fast execution manner. So that defines the performance part basically. Okay, so these are the two things which are dealing with the efficiency part, and these all comes under the non-functional requirement basically. Okay? Non-functional requirement की categories बहुत सारी हैं. Do not get panicked in that case, है ना. But आपको overview पता होना चाहिए कि is efficiency भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. इस डेफिनेशन से ही आपको जो है क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर के. तो पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन आ गया, तो पोर्टेबिलिटी का जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें क्या क्या चीजें आपका क्या कहते हैं मायने रखती है. तो उसमें हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम भी, तो दैट वुड बी अ राइट आंसर. तो इस तरीके से आपको इसको देखना है. ठीक है, तो इट्स फिर देखिए सपोज प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो उसका फ्रंट एंड का एचटीएमएल के अंदर हो सकता है, कि जावा एप्लेट्स के अंदर बनाया जा सकता है, बैक एंड के अंदर डेटाबेस हो सकता है, कोई भी एक्सटर्नल जो भी पर्सन कस्टमर पर्सन उसको कैसे प्रोसीजर्स होते हैं उनको डिलीवर करने नहीं हो रहे हैं. ठीक है, सिस्टम गोली होता है कि ठीक है, तो मैक्सिमम चीजों कंट्रोल कर सकें.
नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है उन सबको मैनेज कर सकें। तो इसमें इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट एन ओवरव्यू, जस्ट आपको एक ओवरव्यू आना चाहिए क्या है, ठीक है। Requirement interaction is not that important. Like we do not want to get involved in that. So we do have domain requirements. It is important basically. Like what is domain? Domain is something around which you are developing your software. Like I can say if you are dealing with the banking, then your domain would be finance. So you must have a strong knowledge of finance domain as well, and you should know okay, what requirements would be belonging like in standard to relating to the finance part. तो कौन कौन सी कंपटीशन है, हमें कैसी कंपटीशन करनी पड़ सकती है, क्या उसके अंदर कंस्ट्रेंट है ना? जैसे आपका बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बैलेंस इधर कुड बी जीरो और कुड बी पॉजिटिव, तो ये एक डोमेन रिक्वायरमेंट है, हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो इन सब की आपको नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। हालांकि देखिए डर लिखना होता है, तो उनको जो लॉजिक लिख रहे हैं बना कर रहे हैं वो हो जाए। तो आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप नेचुरल लीक कोड कर देंगे, नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा कि कहीं ना कहीं उनको जब, ठीक है, सेम इज यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर से जो रिक्वायरमेंट को भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है, और हम उसके लिए एनएलपी का यूज करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, जो और मैं आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, यही मेथड यूज करते हैं। तो समहाउ लैंग्वेजेस, बट यूजर जो है वो टेक्निकल लैंग्वेज उतनी अच्छी समझ नहीं पाता, तो आपको उससे टेक्निकल फील्ड के अंदर बात नहीं करनी है, आपको उससे उसी की लैंग्वेज में इनपुट या रिक्वायरमेंट्स को गेन करना है और फिर कन्वर्ट करना है टेक्निकल पार्ट, सो दैट प्रोग्रामर कैन अंडरस्टैंड, है ना? तो देयर इज अ गैप, लाइक दिस इज द यूजर एंड दिस इज द, है ना, दो लोग हैं, जो यूजर की इंफॉर्मेशन वो कोडर तक पास हो रही तभी वो प्रोडक्ट बना पाएगा, तो इनके गैप, ये कम्युनिकेशन गैप को हम कैसे ओवरकम करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कुछ, जैसे हम लोग जो नेचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट, कल आपको बताया कि एम्बिग्यूटी आ जाती है, लाइक वी डू हैव certain statements have statement might have two meanings, basically multiple meanings हो सकते हैं, तो अब कौन कैसे इंटरप्रेटेड फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है, इसको देखना होता है, मॉड्यूलराइजेशन के लिए कई बार किसी से समझाने के लिए, तो उसमें दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? I'm looking at like 27 people, 25 people are there, but attendance is only marked for 18. So it's a request. Rest of the people may mark the attendance in the chat box. Otherwise, attendance रह जाएगी, फिर आप कहेंगे attendance नहीं हो पाई। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज के अंदर अगर हम लोग रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, लाइक लैक ऑफ क्लैरिटी, समटाइम वी आर नॉट क्लियर अबाउट आवर रिक्वायरमेंट, है ना? व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मेक द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कंफ्यूजन होती है कई बार, हमें उसको दूर करना होता है, ठीक है? समटाइम अमेलगमेशन का मतलब होता है मिक्सअप, लाइक मल्टीपल थिंग्स आर एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल पार्ट, तो क्या होता है कि हम मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को मिक्स कर देते हैं, जबकि हमें रिक्वायरमेंट सेपरेट आइडेंटिफाई करना चाहिए, पर ऐसा होता है, कैसा हो जाता है इन द नेचुरल लैंग्वेज पार्ट। अब इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए जो डिजाइनर है, जो क्या करते हैं, आपके एनएलपी के स्ट्रक्चर को मॉडल्स के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, उनके अंदर तब जाके चीजें क्लियर होती हैं, अच्छा ऐसे काम होना है अल्टीमेटली, अदरवाइज कंफ्यूजन है, ठीक है? सो लाइक अगर हम नेचुरल को नहीं यूज कर रहे हैं रिक्वायरमेंट, तो वी कैन डू, like we do have other things, like we can find it in other form,
बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं, रखेंगे तो आप okay. So we do have sequence diagrams here. This is another method to define the data or the requirements. हम क्या करते हैं, सीक्वेंशियल मैनर में डायग्रामेटिकली समझाते हैं किसी भी सिस्टम का प्रोसेस क्या होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमें एक एटीएम मशीन के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, तो हाउ टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द एटीएम, so there are certain steps which we can follow. You can look at in this diagram, है ना? So like this is ATM machine and this is database and this is user ultimately. So what we are doing, we are first of all we are punching the card, step पे कार्ड पंच कर रहे हैं, नंबर जो है वो डेटाबेस के अंदर आपका जा रहा है और रीड हो रहा है। इसके बाद आता है कि ठीक है भाई कार्ड तो बैंक का, इट इज ओके, तो वापस रिक्वेस्ट आती है। देन देयर आफ्टर एटीएम मशीन आस्क यू फॉर द पिन पार्ट। तो नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग क्या है कि आपके पास पिन की एक विंडो आनी चाहिए जिसके अंदर आप पिन इंसर्ट कर सकें। तो यूजर एक पिन डालता है, वो पिन जो है आपका डेटाबेस से मैच करने के लिए सर्वर पे जाता है, वहां से वैलिडेट होता है कि हाँ भाई अगर आपका पिन और कार्ड नंबर मैच कर रहा है, इट मीन्स कि आपका कार्ड जो वैलिडेट है। वैलिडेट का मतलब होता है कि आपके कार्ड की जो वैलिडिटी है दैट इज राइट अल्टीमेटली, है ना? देन देर आफ्टर उसके बाद जब ये चीजें ओके हो जाती है, यानी कि आपका वैलिडेशन और वेरिफिकेशन दोनों हो चुका है, बोथ पार्ट इज डन, लाइक वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन इज डन, देन देर आफ्टर व्हाट वी डू, आप विड्रॉ के रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, फिर आपसे अमाउंट पूछा जाता है ना? फिर उसके बाद आप आपसे ऑप्शन पूछा जाता है क्या आप और कोई ऑप्शन मैनेज करना चाहते हैं या अपना जो आपका डेबिट कार्ड है विड्रॉ करना चाहते हैं, यू गॉट अ रिसीट ऑफ द स्लिप, कह लीजिए रिसीट कह लीजिए जो कि आपने विड्रॉ किया है, तो आपकी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो दिस इज दिस डायग्राम इज बेसिकली कॉल्ड अ सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम से डेटा के फ्लो का पता चलता है। इट एक्चुअली define the data flow. It actually define the data flow. डेटा फ्लो डिफाइन करने का बेनिफिट ये होता है कि जो प्रोग्रामर होते हैं उनको ये पता होता है कि डेटाबेस से किस ऑर्डर के अंदर डेटा जो फेच करना है या फिर इंसर्ट करना है। तो दिस इज ओनली फॉर प्रोग्रामर्स, रिमेंबर, दिस इज ओनली फॉर प्रोग्रामर्स, नॉट फॉर यूजर। यूजर के लिए नहीं है। यूजर के लिए तो आप नॉर्मल मेथड जो यूज करते हैं वही यूज करना है। ठीक है, तो सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली जितने भी बनाए जाते हैं, दीज आर बेसिकली समटाइम डिफाइन द यूएमएल पार्ट। दीज डायग्राम आर बेसिकली बिल्ड अप फॉर द प्रोग्रामर्स, नॉट फॉर द यूजर। यूजर को तो सिंपलीफाइड में समझाया था, ठीक है इस तरह से काम होगा, और यूजर भी इनसे इंटरेक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता, बट ये एक्चुअली में डेटा फ्लो को डिफाइन करने के लिए प्रोग्रामर्स ने डिजाइन किया था। ठीक है, सो दिस इज अनदर वे टू हाउ टू गैदर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यूज केस। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे यूज केसेस होते हैं। यूज केस एक ऐसा डिस्क्रिप्शन होता है कि सिस्टम कैसा रिस्पॉन्स देगा, बिहेव करेगा जब भी उससे कोई रिक्वेस्ट देगा, जब उससे कोई रिक्वेस्ट की जाएगी तो उसके बदले में कैसा रिस्पॉन्स होगा। तो ये हम यूज केस के थ्रू बेस्ट समझा सकते हैं। प्लस में क्या होता है कि इसमें सिचुएशनल बेस्ड सिनेरियो भी जो है ना वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये भी इसकी ब्यूटी होती है। जैसे कैलकुलेटर का यूज केस है, तो कैलकुलेटर्स के अंदर हर पर्टिकुलर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसका एक यूज केस डिफाइन करके ही उसकी टेस्टिंग होती है, उसको इनपुट दे जाते हैं, तो मल्टीपल यूज केस बन सकते हैं। यूज केसेस का बेनिफिट वहां ज्यादा है जहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस
इन्वॉल्व होती हैं, तो वहाँ पे यूज केस ज्यादा बेटर होता है। कंपनी के अंदर भी होता है, ऐसा नहीं, कंपनी के अंदर भी होता है। जैसे सपोज करो आप जोमेटो ले लीजिए, आप स्विगी ले लीजिए, तो यहाँ पे है कि आप कहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं, कितना ऑर्डर कर रहे हैं, फिर उस पर क्या डिस्काउंट हो सकता है, या कूपन भी हो सकते हैं। कूपन होगा तो रेट अलग हो जाएगा जब आप कूपन कोड डालेंगे, या अगर आपको पर्टिकुलर स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है तो फिर आपका रेट अलग हो जाएगा, है ना, या फिर आपका हैप्पी आवर्स चल रहे हैं तो फिर रेट अलग हो जाता है। तो ये यूज केस है। एक यूज केस हैप्पी आवर्स का बन जाएगा, हैप्पी आवर्स के अंदर आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट दे दिया। एक यूज केस आपका कूपन कोड का बन जाएगा कि आपको कंपनी से कूपन कोड मिला है तो उसमें आपका डिस्काउंट अलग हो जाएगा, है ना। एक यूज केस आपका नॉर्मल डिस्काउंट का चल रहा है, या सब उसको दिवाली डिस्काउंट का चल रहा है तो उसका यूज केस अलग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यूज केसेस के मुताबिक भी सिनेरियो को बहुत सिंप्लीफाई कर पाते हैं, समझा पाते हैं ultimately। ठीक है। यूज केस को डिफाइन करने के लिए यूज केस डायग्राम बनाए जाते हैं, एंड दैट इज बेसिकली डिफाइंड यूजिंग वाया यूएमएल। ठीक है, यूएमएल डायग्राम्स होते हैं, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज कहलाती है, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, यूज केस को डिफाइन करते हैं। आपको इसमें बहुत डिटेल नहीं जाना है, मैं फिर आपको बता दूं कि दिस एंटायर टॉपिक इज बेसिकली बिलोंग्स टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि हमें यूनिट के अंदर दे दिया तो हमें पढ़ना तो है, हमें पढ़ना तो कहीं ना कहीं है। ठीक है, बेसिक अल्टीमेटली, एंड हम सिर्फ इतना ही ओवरव्यू लेना है जिस ओवरव्यू से हमारा काम बन जाए, है ना। तो बस आप ये समझिए यूज केस होते क्या है, डायग्राम्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, एग्जाम के अंदर इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको इतना ही अंडरस्टैंड करना है, इसके अलावा ज्यादा नहीं करना है। ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, देखो ये एक यूज केस का डायग्राम है ना। जैसे कि वो फूड एग्जांपल आगे देखिए कि आपके पास एक वेटर है, वेटर ऑर्डर देगा, ऑर्डर रिसीव करने के बाद फूड प्रोसेस होगा, है ना। ऑर्डर के अंदर हो सकता है बाद में एक्सटेंड कर दे, वाइन को भी ऐड कर दे, है ना, तो उसके बाद फूड सर्व होगा, फूड चलेगा, फिर बिलिंग का प्रोसेस आएगा, फिर पेमेंट गेटवे आएगा। तो यूज केस डायग्राम बहुत ही क्लियरली बताते हैं कि कौन से बंदे का क्या रोल है और उसे कैसे डिफाइन करना है। डेटाबेस वाले का पार्ट अगर कहीं तो डेटाबेस वाला देखेगा, है ना, अगर कहीं पे प्रोग्रामर पड़ा प्रोग्रामर देखेगा। तो यूज केस डायग्राम जो है वो इस मकसद से ही डिजाइन किए जाते हैं ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग उसकी हो अल्टीमेटली। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अनदर। देन दीज ऑल रिक्वायरमेंट्स आर बेसिकली, आप सपोज करो आपने सारे रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर ली, नाउ व्हाट टू डू, करना क्या है उसके बाद आप। तो नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू डिजाइन अ डॉक्यूमेंट, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एन एसआरएस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एक अगर रिक्वायरमेंट जो आपने इतनी मेहनत से इंटरेक्शन करके क्लाइंट से इंटरव्यूज कंडक्ट करके, है ना, फोकस ग्रुप ग्रुप इंटरव्यूज कंडक्ट करके जो आपने इकट्ठी करी है और प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट में मैनेज करना जरूरी है, सो दैट इट कैन बी फ्रीज आउट। देखिए, रिक्वायरमेंट को अगर फ्रीज नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट कभी भी फाइनल नहीं हो पाएगा। मैं रोज आपको नई रिक्वायरमेंट बताता हूँ, आप रोज ऐड करते जाइए। यकीन मानिए, जो जो प्रोजेक्ट एक महीने का था वो 4 साल के अंदर भी कंप्लीट नहीं होगा, 5 साल के अंदर भी कंप्लीट नहीं होगा। तो पहला स्टेप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर पहला स्टेप ये होता है कि आपको क्या बनाना है, आपको स्टार्टिंग में ही डिसाइड करना पड़ेगा। आप उसे ऐसा नहीं कि एक्सटेंड कर दें। आपको कैलकुलेटर बनाना है और आपको अल्टीमेटली 4 प्रोसेस देने हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो आपको पता होना चाहिए बस मुझे इन 4 ऑपरेशन के लिए ही कैलकुलेटर डिजाइन करना है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन के बाद आपने इसके अंदर स्क्वायर रूट ऐड कर दिया, या फिर 2 दिन 5 दिन के बाद क्यूब रूट ऐड कर दिया। नो, अगर आप ऐसा ऐड करते रहेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट कभी भी फ्रीज नहीं होगी और आप कभी भी प्रोडक्ट को रिलायबल नहीं बना पाएंगे। तो रिक्वायरमेंट को फ्रीज करने के लिए इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है। प्लस में ये डॉक्यूमेंट दोनों ही एंड से, यानी कंपनी एंड से और आपका क्लाइंट के एंड से, कॉमन जो फीचर्स होते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो लिखी जाती हैं। एक एग्रीमेंट होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया, इसके बाद एसएलए साइन होता है। एसएलए का मतलब होता है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, ये साइन किया जाता है दोनों का पार्टीज के बीच में। और अब जाके प्रोजेक्ट पे काम शुरू होगा। जब तक मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, जब तक आपका डॉक्यूमेंट नहीं तैयार होता, नहीं फाइनल होता, तब तक आप प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर काम नहीं कर सकते। कंपनी बिल्कुल टच नहीं करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल फ्रीज, ओनली देन यू विल मूव फर्दर, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमें मिल गया, इसको एसएस के अंदर बस इतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा मत पढ़िए इसके अंदर, है ना। तो आपको इसके अंदर सब बिहेवियर क्या है, सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा, क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे,
है ना, कौन कौन से टूल इस्तेमाल होंगे, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगी, क्या लाइफ साइकिल होगी, क्या ऐसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। यस, एनीबडी रेज हैंड्स, यस, हु इज देयर? संजय, संजय शर्मा, यस संजय। गुड मॉर्निंग यस सर। संजय, एक्चुअली सर प्लीज। ऑफलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग बात करनी थी सर आपसे। जी बताइए। सर ये कब तक होंगी कॉलेज में, क्योंकि सर एग्जाम्स भी ऑफलाइन हो रहे हैं और बेटा सर अभी हमारे 7 सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं, तो फिलहाल अभी उन लोगों को ही हॉस्टल में रुकने की या फिर और चीजों की परमिशन दी गई है। ऑफलाइन क्लास तो उनकी भी नहीं लगी, बट दे पीपल, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन होने, सिस्टम के ऊपर होने या फिर आपके हार्ड कॉपी में होने, तो कॉलेज प्रीमाइसेस में रुकना जरूरी है। तो अभी उनके ऊपर इसी वीक के अंदर स्टार्ट है। 14 से तो नाउ बीबीए सर क्योंकि बाकी कॉलेजेस भी खुल गए, ऑफलाइन क्लासेस हो रही है, यहाँ तक कि लैब भी हो रही है। तो सर अपने कॉलेज का कुछ अपडेट नहीं। जूनियर्स भी कॉलेज आ रहे हैं हमारे। हाँ मैं बता रहा हूँ, जूनियर्स आपके कॉलेज जो आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे के दिन आ रहे हैं। ठीक है, दोज आर नॉट कमिंग रेगुलरली। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे उनकी क्लासेस जो है ऑनलाइन लग रही है, जैसे आपकी नहीं लग सर, रही है। फ्राइडे को बुलाओ सर। हमें भी एक सेकंड के लिए सर हमें भी रेगुलर क्लास लग रही थी। बेटा उस पर बात चल रही है, उस पर बात चल रही है कि आपको भी एक दिन बुलाया जाए, लेकिन प्रॉफिटेड है और वो आउटसाइड स्टेशन है। दोज आर नॉट कमिंग टू द कॉलेज राइट। तो सपोज करो आप आ भी जाइए, आप आ जाएं, मुझे आप बताइए अगर फैकल्टीज आपकी बाहर हैं और वो नहीं है, तो फिर क्लास कौन लेगा? लाइक व्हाट यू विल डू आफ्टर कमिंग टू द कॉलेज? सर ये कॉलेज का इशू है ना, स्टूडेंट्स क्यों झेले मतलब इस प्रॉब्लम में। एग्जैक्टली सर। देखिए कॉलेज का इशू है, दैट इज फाइन, है ना, लेकिन अब जो जो फैकल्टीज ऑफलाइन ऑनलाइन मोड, आपने फैकल्टी गवर्नमेंट ने कह दिया आप ऑनलाइन लीजिए और जाइए अपना जहाँ से भी लेना वहां से, पीपल मूव टू देयर होम। That is the thing. Now they have to come back again to the there's everybody is not like you people might be living in the local area. आप फरीदाबाद में रह रहे हैं, आपका अपना घर है, एकोमोडेशन है, आप रह रहे हैं, बहुत सी फैकल्टीज हैं या लोग जो हैं वो यहाँ पे आके रेंट पे रह रहे हैं। ठीक है, when there was a lockdown, nobody was able to stay families. So to coming back and establish again in full-fledged manner for few days is not feasible. हाँ, यूनिवर्सिटी सर ये परमिशन दे इशू दे सर, क्या सर ये इशू सर हमारे बाकी साथ कॉलेज है। वाले बाकी कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर हम भी बाहर से आ रहे हैं, हॉस्टल की कॉलेज वाले भी फैसिलिटीज नहीं। बाकी कॉलेज वाले भी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे ही चल रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि फुल डेज 7 डेज क्लासेस लग रही है, 5 डेज क्लास लग रही है, ऐसा कहीं भी नहीं है। और एटलीस्ट लैब तो चल नेवर। ना सर, कुछ अगर लैब में हमें प्रैक्टिस ही नहीं होगी हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल के बाद? लैब, हाँ लैब की बात है। देखिए प्रैक्टिस की बात ये है कि लैब आपको खैर सिस्टम पे होती है, चाहे आप लैब पे करिए चाहे आप लैब के अंदर आके करिए। या ऑनलाइन बाकी वो सॉल्व नहीं हो सकते ना, इन पर्सन होना पड़ेगा। अब बेटा फिलहाल तो देखो हमारे पास लिमिटेड टाइम बचा है, तो हमें अपना सिलेबस पूरा करना है। आवाज आ रही है? जी बताइए बताइए। हेलो रोहित, हाँ बताइए सर, आई आ रही थिंक है, अब आ रही है। कॉलेज ओपन कर देना हाँ रोहित चाहिए बताइए। सर। 1-2 दिन के लिए तो हफ्ते में बुलाएं। और सर रिजल्ट का भी कोई क्लियर है नहीं, सिचुएशन क्या है? सर कॉलेज रिजल्ट वाले भी सर नहीं सिर्फ आया ये देते और हैं सर रिजल्ट रिजल्ट मिल रहा आएगा सर आएगा, आता ही तो नहीं है। और सर अभी जो नोटिस आया सर है हम पागल सेंटर्स थोड़ी के ना, पांच रिगार्डिंग, पांच सेमेस्टर की फीस भर दी है हमने और हम ऐसे बैठे हैं, ना हमें ये रिजल्ट देते, कॉलेज है तो ना सर क्लास सेंटर ओपन भी ना करते सर। कॉलेज खुल रहा है ना रिजल्ट है, कुछ भी नहीं सर है भी अपने हमारा कॉलेज जो में। कल को एडमिशन सर हमारा मेन होता है कि मेन हमारे पॉइंट ये है सर। ईआईटी का नाम नहीं है। हेलो सर, मेन हाँ जी पॉइंट ये हम बोलो। कल से क्लास नहीं लेंगे। हेलो हाँ बोल स्पीक आउट वन बाय वन प्लीज, स्पीक आउट वन बाय वन एक प्लीज। एक करके भाई रोहित हाँ तो बोल। मैं बोल रहा हूँ पहले कि कल से हम क्लास नहीं लेंगे सर, यही डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि सर ना रिजल्ट है ना कॉलेज ओपन हो रहा है, फीस सारी इन्होंने ले ली है, ना ही कुछ हमें नहीं रोहित, बताते ना कुछ ये कि करते सर। आपकी सारे और 3 सर सेमेस्टर की जमा हो चुकी है। और सर अभी ये जो सर एक नोटिस आया था सेंटर पर सर अभी एक नोटिस आया कि लाइक उसमें सेंटर्स दिए गए थे ऑफलाइन, मतलब जी। जो ऑफलाइन एग्जाम है उसके रिगार्डिंग, उसमें सारे कॉलेजेस हैं बट हमारे कॉलेज नहीं है सर। अब बता दीजिए हाँ क्या है सर, इसका मतलब? कल ही नोटिस आया सर, ये तो यूनिवर्सिटी से, साइट पे आप चेक कर लो। हाँ हाँ सर तो इसमें लाइक हमारा कॉलेज का नाम हमारा कॉलेज सेंटर नहीं है। हमारे नहीं सेंटर नहीं नहीं सर, सर, हमारे हमारे कॉलेज का नहीं है, बाकी जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है ना सबका नाम है सर उनमें। यस सर।
सर इससे हमें क्या समझेंगे, मतलब अभी ये सब सॉल्व नहीं होगा। ओके, नहीं ये मेरी जानकारी में नहीं है सर ये I'm सॉल्व literally सर sorry। चौथा बट अगले प्रशांत ना सर तो कह फोर्थ रहे ईयर है थे सर, हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन है। अब कब होगा ये काम? नहीं, 2 प्रशांत साल सर ऐसे कह ही रहे थे चल हमारा चुके हैं। कॉलेज सेंटर है। ही वाज टेलिंग मी कि सेंटर है कॉलेज। नहीं आप कह रहे नहीं नहीं है नहीं, तो सर नोटिस देख लो ना, उनके कहने से क्या केस होता देखो, है। डीएम कर दो सर। वो तो बहुत कुछ बोलते हैं। हमसे भी नहीं, बोलते ठीक सर, है ऐसे सर। आपसे भी बोलने लग गए शायद। हाँ, उनका तो काम सर ही अभी यही है। कॉलेज की मुझे क्लैरिटी नहीं है सर। सर रिजल्ट आने मेन तो पॉइंट आ रहा है ना सर कुछ। मतलब वो फेक होप्स लेते जा रहे हैं सर। नहीं, देखिए रिजल्ट का मुझे इतना पता है। रिजल्ट का मुझे मैंने पूछा था तो रिजल्ट का मुझे ये बताया गया था कि जिन बच्चों ने फीस नहीं भरी है उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, जिन्होंने फीस पूरी भर दी उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो इज इट सर लाइक एक दैट बात कि बाकी बताइए आपका सब मैंने, रिजल्ट सबने एक्सक्यूज मी भर सर, दिया सर। सर एक्सक्यूज ऐसे मी सर, बताने से रिजल्ट क्या सब रिजल्ट होता है? सिर्फ फर्स्ट सर सेम क्या का ये ही यूनिवर्सिटी रिजल्ट रिजल्ट नहीं ऐसे है। ही देती है कि फीस आएगी तो रिजल्ट आएगा? सर हमने तो यार मतलब कॉलेज फोर्थ कॉलेज ईयर वाले तक खुद कर क्लियर रहे हैं करी ना है ना अपनी ओर फीस। से। सर हमने फोर्थ ईयर तक की कॉलेज फीस क्लियर करी है, तो तब इतना तो रिजल्ट दो। वो भी नहीं सर मिल रहा मैंने है। तो फिफ्थ तक भर दी है सर। और सर ये वैसे इसका रूल हम भी नहीं है कि बेवकूफ थोड़ी फीस ना है भरो बैठे तभी हैं। रिजल्ट मिलेगा, पेपर दिया तो रिजल्ट तो मिलना ही है। नहीं सर, आई थिंक अब नहीं, क्लास नहीं देखिए लेंगे सर अब। ठीक है आपकी मैं बात सर यही पेपर दिया बताना रिजल्ट चाहते हैं मिलेगा आपको बट कि सबने क्लास फीस नहीं भर लेंगे सर रखी अब। है। नहीं, देखिए मुझे जो बताया गया था, मैं देखिए मैं मुझे स्टेटस नहीं पता क्योंकि मैं उसमें अटैच इन्वॉल्व नहीं हूँ। बट जो मुझे बताया गया था ये था कि उन्हीं बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है जिन बच्चों की फीस सुनने चाहिए। व्हाट आई एम गेटिंग इट टू बी वेरी सर ऑनेस्ट। उतनों का भी बस रियली फर्स्ट सेमेस्टर तक का ही रिजल्ट आया है, उतनों बच्चों तक का भी। हाँ सर। तो पूरे वो ठीक भी से नहीं सर लग रहा हमारे पास सर, मुझे तो सर डीएमसी वो आधे भी नहीं तो है। बच्चों एक का सर लिस्ट रिजल्ट आई है बोल रहा हमारे है पास, कंफर्म क्लियर था। नहीं है कि हाँ रिजल्ट वो प्रॉपर्ली भी क्लियर शो थोड़ी है करने सर, लायक है। वो तो बस एक्सेल शीट निकाल रखी है वैसे बस लिखा हुआ। सर वो भी साइट पे अपलोड नहीं है रिजल्ट, ये तो हमें कॉलेज ग्रुप में आया तो पता लगा शीट आई है तो वो साइट पे भी तो कहीं यस, अपलोड नहीं है। ऑफिशियली नहीं आया सर ये भी। अब बताइए सर। नहीं, ये साइट पे भी आ गया है सबका। अरे फर्स्ट का ही तो आया यार, फर्स्ट सेम का ही तो आया भाई। फोर्थ आया ही नहीं है सर अभी तो। अब डीएमसी सर में सेंटर है आधे भी सर, बच्चों अभी को तो तो सर क्लियर सेंटर थोड़ी तो है, बस आने देते ना भाई। मेरी बात आयुष मेरी बात सुनिए। अभी मैं कुछ आपको रिजल्ट क्लियर के थोड़ी मुताबिक है भाई, बता रहा हूँ। साइट पे भी आ गया तो। मैं आपको बता हाँ ठीक है, मेरी बात सुनिए। मेरी बात देखिए, एक्चुअली क्या होता है साइड रिजल्ट ना आने का रीजन मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। बिकॉज आई वाज इन पार्ट। जब वो सपोज करिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट क्वालिफाई हो गया, आपने एग्जाम दिए, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आपको ना प्रमोट किया जाता है। ठीक है, फिर सेकंड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब आपको थर्ड में प्रमोट किया जाएगा, थर्ड में क्लियर होगा फोर्थ में प्रमोट किया जाएगा। सो इन दिस वे सॉफ्टवेयर पे तभी आपका रिजल्ट फोर्थ सेमेस्टर का डिस्प्ले हो सकता है जब आपका फोर्थ में रजिस्ट्रेशन होकर प्रमोशन हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि कॉलेज एंड से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी या फीस एंट्री पे प्रॉब्लम चल रही थी, तो हो सकता है कि कॉलेज के ईआरपी पे आपका ऑनलाइन प्रमोशन ना होगा हो जिसकी वजह से वो प्रोसेस में चल रहा हो। दिस कुड बी अ रीजन, दिस कुड बी अ रीजन, आई एम नॉट श्योर यार। कॉलेज का भी कोई यूनिवर्सिटी का है यार, हाँ। यूनिवर्सिटी अपना मिला ही ईआरपी नहीं होता है जिससे है आपका पोर्टल में। ऑनलाइन। तो सर साइट पे भी सेकंड अपलोड नहीं है, हाँ तो मैं आपको वही साइट पे भी नहीं है अभी तक। हाँ मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है ये एक रीजन हो कि नहीं नहीं आपका नहीं रिजल्ट सर, ऑनलाइन क्यों नहीं आ ये रहा। रीजन नहीं है, एक ये रीजन कोई रीजन नहीं है सर। द थिंग इज नहीं सर, नहीं देखो कल से आप क्लास में